हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका अनंत परमार क्लासेस पर। आज हम बात करेंगे 24 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लीजिए आज का मोटिवेशनल कोट कि जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूरज और चंद्रमा कभी भी समय पर नहीं उगते हैं। ठीक है, तो अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए और अपनी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार ही अपनी क्षमता को पहचानिए और जो है कि उसको पॉजिटिव सोच में लगाइए। ठीक है, और अपने लक्ष्य की प्रति आगे बढ़ते रहिए। ना खोना है ना टूटना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो क्या है, तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? इसका जो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन जो डी है, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको जो है कि हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अब ये क्या है, तो ये 2021 में शुरू, इनको 3 वर्ष के लिए, पहले तो इनको जान लेते इसके बारे में। तो 2021 में ये 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इनको बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। और ये राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन है, ये एक जो है कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और रासायनिक हथियार सम्मेलन में हुए जो क्रियान्वयन निकाय है उसमें जो 29 अप्रैल 1997 से इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि इसको लागू 29 अप्रैल से किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर थे, यानी कि उप गवर्नर, उपराज्यपाल जिसे कहते हैं। ठीक है, और वर्तमान के जो गवर्नर है वो कौन है? मनोज सिन्हा है। इसके अलावा मनोज सिन्हा से मुझे याद आता है मनोज आहूजा, तो सीबीएसई के डायरेक्टर मनोज आहूजा है। इसके अलावा लद्दाख के गवर्नर जो है कि यानी कि उपराज्यपाल आर.के. माथुर है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये केग है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये केग तो जो है कि गिरीश चंद्र मुर्मू है, लेकिन सीजीए जो है सोमा वर्मन है। अब सोमा वर्मन है, इसके अलावा एक और नाम और टच कर लेते हैं हम, जैसे कि सोमा मंडल। तो सोमा मंडल जो सेल की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष जो है कि सोमा मंडल है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं हम। जैसे कि आप जीसी मुर्मू को आप देख सकते हो स्क्रीन पर, उसी तरह हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की है? तो दोस्तों क्या आएगा इसका राइट आंसर, किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आईटीबीपी। जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस सेना की आईटीबीपी है, उसने जो है कि उत्तराखंड के टिहरी बांध में आईटीबीपी द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की। अब ये क्या है, तो ये ओली में आईटीबीपी का एक पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान है। ये स्वतंत्र रूप से इस संस्थान को चलाएगा। ठीक है, और ये संस्थान जो है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देगा और राज्य के लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगा। ठीक है, समझ रहे हो। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जो भारत की सेना है उनके प्रमुख स्थापना और उनके मुख्यालय के बारे में। जैसे कि असम राइफल्स, इसकी स्थापना 1835 को की गई थी और इसका मुख्यालय शिलोंग में। इस ये वाला जो पेज है इससे जो है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है, आएगा आपके एग्जाम में, टपक सकता है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड वाला है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की स्थापना 1920 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसकी स्थापना यानी कि सीआरपीएफ 1939 में इसकी स्थापना की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। ठीक है, प्रादेशिक सेना यानी कि टीए जिसे कहा जाता है 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और विभिन्न राज्यों में इसके मुख्यालय हैं, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा आईटीबीपी, जैसे कि अभी हाल हमने बात की क्वेश्चन में, तो ये जो है कि टिहरी बांध पर इसने आईटीबीपी में वाटर स्पोर्ट एंड जो है कि इसकी इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है। अब एक चीज़ तो याद है कि अगर मान लो किसी भी संस्थान का मुख्यालय हमें नहीं पता है तो हम तुक्का मार के आ सकते हैं नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में बहुत सारे जो कि मुख्यालय हैं। ठीक है, उसी के साथ हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के तहत इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव प्रस्तावित किया है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर हमारा?
इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो है कि इस सम्मेलन के तहत यानी कि पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के तहत इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव प्रस्तावित किया था। जो समाचारों में क्यों है तो हम बात करेंगे। पहली बात तो ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है और इसमें जो है कि जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक ओशियन है इनिशिएटिव के लिए 8 मिलियन का अनुदान करने की घोषणा की है। और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में IPOI प्रस्तावित किया था। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया इस पहल के तहत भारत का अग्रणी है, यानी कि सह अग्रणी है, भारत के साथ साथ चलेगा। इसके अंतर्गत और बातें हम, ये पहल जो है कि एक स्वतंत्र और खुले और समृद्ध भारत की प्रशांत का समर्थन करेगा। ठीक है, क्या ये एक पहल जो स्वतंत्र, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत यानी कि भारत या प्रशांत का समर्थन करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें बात की गई है आसियान की, यानी कि आसियान शिखर सम्मेलन। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है तो वो है जकार्ता में, और जकार्ता ना कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इसमें इसकी स्थापना 1967 को की गई थी और दक्षिण एशिया के 10 देश इसके मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा हमारा बात आती है जिसमें थर्ड ऑप्शन जो हमारा है G20। तो G20 एक ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1999 की गई थी। मारियो द्रागी इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है मारियो द्रागी। ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, इसकी स्थापना 1999 को की गई थी। इसमें 20 सदस्य देश है। ठीक है, इसकी स्थापना जो कि G7 के द्वारा की गई थी। इसके अलावा इसमें बात की गई है G7 यानी कि G7 है ग्रुप ऑफ 7 इसे कहा जाता है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो है कि US, UK, फ्रेंच, जापान, जर्मनी, इटली एंड कनाडा इतने जो है कि देश आते हैं। ठीक है, 7 देश इसमें आते हैं। इसके अलावा हमारा अगला जो प्रश्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए सब्सिडी नीति को मंजूरी दी है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, TFL, यानी कि तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है। ये जो है कि इस कंपनी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया के लिए एक सब्सिडी नीति की मंजूरी दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है तो जो सामरिक ऊर्जा है यानी कि सामरिक ऊर्जा सुरक्षा, यूरिया आत्मनिर्भरता और जो तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है इसका जो है कि उत्पादन में बढ़ावा देना इसका मुख्य मोटो है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है तो वो है, किस संस्थान ने हाल ही में समाचारों में देखे गए विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट का डिजाइन और निर्माण किया है? तो किसने किया है? जो रेथियन कंपनी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा रेथियन कंपनी, उसने जो है कि इसके द्वारा सुओमी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप और जो NOAA-20 जो है उपग्रह पर डिज़ाइन और निर्मित किया है। अब ये समाचारों में क्यों है तो पहली बात तो ये कि ग्लोबल जो फॉरेस्ट वॉच है उसने बताया है कि भारत में 1 से 14 अप्रैल के बीच वन अग्नि अलर्ट दर्ज किए गए हैं और ये 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुगना है। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं हमारा अगला प्रश्न के बारे में। तो वो क्या है, हाल ही में भारत को निम्नलिखित में से किस निकाय के लिए चुना गया है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण कार्यकारी बोर्ड, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड का कार्यकारी बोर्ड, इसके अलावा अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय योग, इन तीनों के लिए भारत को जो है कि इस निकाय के लिए इनको चुना गया है भारत को। अब ये चुना गया है तो हम यानी कि ये तीनों निकाय के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत ये कार्य करेंगे, यानी कि UN के तहत इन निकायों में निर्वाचन द्वारा जो है कि इसको चुना गया है भारत को और इसको किसी तरह सम्मानित किया गया है, जिसमें भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। और हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसे कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात की गई है तो FAO का मुख्यालय रोम में है और इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। जैसे कि अब हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के वंदे भारत मिशन का वर्णन करता है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन जो ए हो जाएगा, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लेकर आना। तो ये समाचारों में भी है वंदे भारत मिशन। तो इसका मेन मोटो तो ये है कि विदेशों में जो फंसे भारतीय लोग हैं उनको वापस लाना है और ये इस प्रकार से
जो है कि सबसे बड़ा, यानी कि जो एक देश द्वारा भारतीय नागरिकी निकाय में सबसे बड़ा योगदान रखता है, ठीक है। यानी कि किसी एक देश द्वारा नागरिकों की निकासी में सबसे बड़ा एक प्लान है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि विदेश में फंसे लोगों को लाना इसका मेन मोटो है। इसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया से जो सारी सस्ती फ्लाइट है, समझ रहे हो बात को, जैसे कि एयर इंडिया और इसके अंतर्गत एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी सारी जो फ्लाइटें आती है, यानी कि सस्ती फ्लाइटें हैं, उनको जो है कि इसमें सारी उड़ानें शामिल कर दी गई है। और भारत सरकार इसमें क्या क्या करेगी, तो इसका किराया फिक्स करेगी, इसका मार्ग यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, और इसकी जो उड़ानों की संख्या है वो तय करेगी। भारत सरकार इतना काम करेगी। अब ये समाचारों में क्यों है, तो कोविड-19 के दौरान विदेश से लाने वाले यानी कि विदेशी नागरिकों को लेकर आना, भारत के जो विदेश में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना इसका मेन मोटो है। और जो है कि ये सबसे बड़ा, यानी कि जो एक देश द्वारा सबसे ज़्यादा नागरिकों को लाने वाला सबसे बड़ा प्लान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने वाली भारतीय पहली महिला कौन बन गई है, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन हमारा जो डी है, प्रियंका मोहिते, ठीक है। जो प्रियंका मोहिते हैं, ये जो है कि माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली जो है कि पहली भारतीय बन गई है। अब इनके बारे में पहले हम डिटेल से जानेंगे। तो ये 26 वर्षीय पर्वतारोही है और 16 अप्रैल को इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा माउंट अन्नपूर्णा की बात की गई तो ये नेपाल में जो है कि हिमालय का एक भाग है और नेपाल में स्थित है। और इन्होंने 2019 में, यानी कि जो प्रियंका मोहिते, इन्होंने 2019 में माउंट मकालू, जो कि 5वीं सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है, इस पर चढ़ने वाली दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वतमाला बनने वाली जो है कि भारत की पहली महिला होने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज कराया है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट भारत की महिलाओं के बारे में, ठीक है। जैसे कि पहली महिला राफेल उड़ाने वाली शिवांगी सिंह है। याद रखना, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा इतनी चीज़ों में से, ठीक है। मैं आपको 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे कि अगला हमारा है पहली महिला आदिवासी महिला पायलट, तो वो है अनुप्रिया। एयरफोर्स में पहली महिला इंजीनियर हिना जायसवाल है। आईएएफ में मिग-21 को अकेले उड़ान भरने वाली महिला अवनी चतुर्वेदी है। एग्जाम्स में पूछा गया है करंट अफेयर्स में, इसलिए याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन नेवी की प्रथम महिला पायलट शुभांगी स्वरूप है। पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य है। डीजीपी से एक बात याद आती है, जो हमारी आसाम की हिमा दास है, ठीक है, धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है जिनको। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे किसी भी इंटरनेशनल जो लेवल पर। इनको जो है कि डीएसपी बना दिया गया था आसाम का, ठीक है। तो इनकी उम्र क्या है, 21 ईयर, मात्र 21 साल। कुछ तो मोटिवेशन आना चाहिए यार इनको देखकर, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगली बात कर लेते हैं। जैसे एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है, टेसी थॉमस, जिनको जो है कि मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा, आप मेरे को कमेंट में एक बात बताना कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है, और भारत में परमाणु के जनक। आपको दोनों क्वेश्चन जो है कि कमेंट में मेंशन करना है, ठीक है। इसके साथ अब इन्होंने तो जो है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह हासिल की है, जो कि 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो हम बात करेंगे जो है कि भारत की, यानी कि विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर, ठीक है। जैसे कि मेरे को लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो हम ये जो है कि लिख नहीं पाते हैं, तो आप जो है कि हमारा जो वॉइस ओवर है उसको सुनकर टाइप कर लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 चोटियाँ। इसके बाद आती है केटू या गोडविन ऑस्टिन के जिसे नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई है 8,611, ठीक है। थर्ड जो हमारी हो जाती है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो 8,586 है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे हमारा जो अगली है, जैसे कि लोहत्से जिसे कहा जाता है, लोहत्से, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिया आपको, लोहत्से। ये तिब्बत और चीन के बीच, यानी कि तिब्बत प्लस चाइना के बीच है, और इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है। इसके अलावा जो आती है मकालू, जैसे कि हमने बात की थी जो है कि प्रियंका मोहिते के बारे में, इन्होंने 2019 में विश्व की सबसे ऊंची 5वीं चोटी पर उड़ने वाली 5वीं महिला बनने का जो है कि विश्व रिकॉर्ड हासिल किया था इन्होंने। तो इसकी ऊंचाई 8,485 है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे चोयू, तो ये चोयू कहाँ पर, ये नेपाल में है, और 8,201 इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे धौलागिरी, तो धौलागिरी नेपाल में है और 8167 इसकी ऊंचाई है, 8167 मीटर, यानी कि 8,167। इसके अलावा आती है मनासलू, ये कि 8वीं सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, इसकी ऊंचाई है 8,163, और ये भी नेपाल में स्थित है।
हमारी 9वीं सबसे ऊंची चोटी आती है नंगा पर्वत, जो कि पाकिस्तान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,126 है। इसको किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अंतिम जो कि 10वीं सबसे ऊंची चोटी, जिस पर हाल ही में इन्होंने जीत हासिल की है, तो वो कौन है? माउंट अन्नपूर्णा, जो कि 8,091 इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा एक नंदा देवी है, जो कि 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।